चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, आज ना हम लोग कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं ना कुछ मैथमेटिकल टूल्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, राइट। मतलब वो सारी चीजें जो आपको हेल्प करने वाली है मैथमेटिक्स को लर्न करने में, फिजिक्स को लर्न करने में, केमिस्ट्री को लर्न करने में। दोज आर कॉल्ड मैथमेटिकल टूल्स। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है दैट इज आवर कैलकुलस। आई होप यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड कैलकुलस, है ना। क्या मतलब होता है कैलकुलस का, थोड़ा बहुत आइडिया है क्या? कैलकुलस में होता क्या है, पढ़ते? See, I want this classroom to be interactive in nature. Do you know what is the meaning of interactive in nature? I'm telling something, you're asking something, right? In that way, learning will become better. है ना? Teaching and learning both will become very useful for both of us. तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर पता है आपको कैलकुलस के बारे में, थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स में भी थोड़ा देखा होगा कैलकुलस का यूज होता है, मैथ्स में तो है ही, है ना। हाँ, क्या? हाँ, फिजिक्स में भी यूज है। थोड़ा बहुत बताओ, कुछ आइडिया दो कि कैलकुलस में क्या पढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। अच्छा, कैलकुलस में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालते हैं। एग्जैक्टली, यू आर राइट। पर बड़ा ब्रॉड एरिया है कैलकुलस का, है ना। कैलकुलस का जो एरिया है वो बहुत ही ब्रॉड है। अब सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये कि कैलकुलस की नीड पड़ी ही, क्यों पढ़ते हैं हम लोग कैलकुलस, ऐसा क्या है कैलकुलस में, ऐसी क्या चीजें हैं, है ना, विच मेक्स बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स मोर इंटरेस्टिंग। अच्छा, ऐसा नहीं कि कैलकुलस बहुत पहले से था, है ना। कैलकुलस का जो इन्वेंशन हुआ है बहुत बाद में हुआ, बट जब इसका इन्वेंशन हो गया ना तो चीजें बहुत आसान हो गई। जैसे अभी हमारे पास ये ट्राइपॉड है, हमारे पास ये कैमरा है, तो अभी क्या हो सकता है, अभी आप कहीं से भी पढ़ सकते हो मेरे से, बट पहले तो नहीं था ये, है ना। बोलते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हम इंसान चाहता है और वो हो जाता है। तो ऐसे ही है, लोग ने बहुत ढूंढा इसको ना, मतलब काफी कुछ वो सोच रहे थे कि एक्चुअली हुआ क्या था ना कि एक प्रॉब्लम उनके पास आया और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा था, है ना। फिर बहुत सोचने के बाद उनको एक टूल मिला, ये वाला टूल, जिसकी हेल्प से ना वो चीजें सॉल्व हो गई, जिसके बारे में पहले लोग सिर्फ सोचते थे, है ना। अब वो क्या हो गया, एक्चुअली में उसका सोल्यूशन निकल गया। ऐसा क्या था इसके इसके अंदर दो चीजें थी, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी, पता है आपको। पूरा कैलकुलस इज बेस्ड ऑन टू डिफरेंट पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन, और डेरिवेटिव भी बोलते हैं उसका, है ना, डेरिवेटिव। दूसरा है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट टूल था इसके अंदर इंटीग्रेशन, करेक्ट, और इंटीग्रल्स, है ना। अच्छा, टीचर्स क्या करते हैं ना, फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया चैप्टर 1 से, मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया चैप्टर 1 से, टूल्स के बारे में बात ही नहीं करते। सपोज मैंने बोला कि ये दीवार तोड़ना है और मैंने बताया नहीं तोड़ना कैसे, तो बच्चा क्या करेगा, कोई लात से मारने की कोशिश करेगा, कोई मुक्के से मारने की कोशिश करेगा, जिसको जो मिल जाएगा ना। कोई मान लो कुछ मिल गया तोड़ने के लिए, वो यूज कर देगा, उसको पता ही नहीं है ना कि एग्जैक्टली कैसे तोड़ना है। तो ये जो हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी है ना, उससे बड़ा कंफ्यूजन है ना। सामने बुक में रखा हुआ है, वो पढ़ना स्टार्ट भी कर देते हैं, उसमें एक वर्ड लिखा होता है इनफाइनाइटेसिमल। अब वो समझ में नहीं आता क्या मतलब है इसका, है ना। उसमें लिखा होता है रेट ऑफ चेंज, उसमें लिखा होता है डेरिवेटिव, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं मिलता। बुक में कैसे मिलेगा, तभी तो बच्चों को बड़ा बोरिंग लगता है, समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। So this is the responsibility of our teachers to make you people understand
अबाउट दीज थिंग्स, है ना। तो हम आज ये समझने वाले हैं कि हम डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ने वाले हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है आपके सब्जेक्ट्स में, है ना। हम क्यों पढ़ने वाले इंटीग्रेशन ऑन द होल, अबाउट कैलकुलस हम क्यों पढ़ने वाले हैं, उससे क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ इसका एप्लीकेशन सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, और भी बहुत सारे डाइवर्स फील्ड है इसका। लेकिन आपको तो सिर्फ पीसीएम ही, आपका बायोलॉजी है शायद, है ना सब्जेक्ट, बायोलॉजी में भी होगा बिल्कुल इसका इसका यस, इसका इसका एप्लीकेशन बायोलॉजी में भी है। हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा बाद में कि बायोलॉजी का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि बायोलॉजी में इसका यूज है। ऐसे नहीं कि मैथमेटिक्स के रूप में आपको ये कैलकुलस पढ़ना है ना, बायोलॉजी में ऐसा नहीं है, बट इसका एप्लीकेशन है। अच्छा, समझ लेते हैं कि क्या मतलब है डिफरेंशिएशन का और क्या मतलब है इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन का मतलब कितना पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। आपने कुछ चेंज की बात करी थी ना, आपने कुछ चेंज का बात किया था आपने, ये वही है। How fast something is changing is basically related with this particular concept called differentiation or derivatives. If I talk about integration, इसका मतलब होता है how fast something is accumulating। क्या मतलब है इसका? अच्छा, आपको पता होना चाहिए, एक चीज पता होना चाहिए, आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हो, उसका क्या यूज है, ये पता होना चाहिए। बच्चों को पता ही नहीं होता, मैथमेटिक्स सॉल्व भी कर देते हैं और नंबर भी ले आते हैं, पास भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, बट दे मिजरेबली फेल्ड when it comes to डायरेक्ट टॉक, है ना। जब वन टू वन की बात होती है ना, तो वहां फेल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट इज नॉट स्ट्रॉन्ग ना, एप्लीकेशन आपको पता ही नहीं था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज के बाद जब डेरिवेटिव आपके सामने आए, ये वर्ड आए, तो आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव का मतलब हम चेंज की बात कर रहे हैं। कोई चीज कितना फास्ट या कितना स्लो, हाउ फास्ट का मतलब यहाँ स्लो स्लो भी आएगा इसमें, जरूरी नहीं है, कहने का मतलब कि कितने तेजी से कोई चीज चेंज कर रहा है। तेजी का मतलब चीजें स्लो भी हो सकती है चेंज, फास्ट भी चेंज हो सकता है। अच्छा, इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन हम खुद हैं। जब हम छोटे से थे कितनी हाइट थी हमारी, फिर धीरे 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 क्या हुआ, तो कुछ चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। अच्छा, वो चेंज किसके साथ हो रहा है, थोड़ा सोच के बताइए। टाइम के साथ हो रहा है, करेक्ट। अभी आपको समझ में आने वाला डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है ना। एक्चुअल आप बुक में पढ़ते हैं ना ऐसे, डी वाई बाई डी, और प्यारा सा लिखा होता है, डी भी लिखा होता है, वाई भी। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसमें क्या है, डी को वाई से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी डी ले लो, इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। सर बट ये कैंसिल आउट हो जाना चाहिए था सर, ये तो वाई बाई एक्स होना चाहिए था, है ना। हाँ, बच्चे ऐसे पूछते हैं। अच्छा, ऐसा भी लिखा होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। हाँ, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, बिल्कुल सही जवाब। कुछ बच्चे बड़ा अजीब अजीब सा सवाल पूछते हैं, है ना, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स ज्यादा पता हो ना, मतलब बुक वालों से ज्यादा, ऑथर से भी ज्यादा पता होता है। तो बोलते हैं सर ये तो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, सेम सेम पैरामीटर है ना। जैसे लिखा होता है 2x² / 3x, सर ये कैंसिल आउट हो गया, 2/3 2x/3 x कैंसिल आउट हो गया, तो सर यहाँ क्यों नहीं कैंसिल हुआ? इस तरह के सवाल भी आते हैं। तो यहाँ चेंज क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पर कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। अभी आएंगे इसमें, अभी इस पे आएंगे, लेकिन थोड़ा समझ ले इस चीज को कि क्या मतलब है हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग का क्या मतलब है। एक बच्चे का ग्रोथ टाइम के साथ बढ़ता है ना, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? इसका मतलब कुछ तो चेंज हो रहा है, उसका हाइट चेंज हो रहा है। अच्छा, उसका वेट भी चेंज होता है, देखा है तो बहुत कुछ चेंज होता है, हाँ बहुत कुछ चेंज होता है। फॉर इंस्टेंस मैंने बोला कि चलो लेट्स टॉक अबाउट हाइट, लेट्स टॉक अबाउट हिज और हर हाइट। तो हाइट का चेंज किसके साथ हुआ? टाइम के साथ। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, उसका हाइट, है ना, इन जनरल बढ़ता है, एक्सेप्ट फ्यू केसेस की भाई हाइट किसी का बढ़ ही नहीं रहा, बिकॉज द एक्सेप्शन, तो उसकी बात नहीं करने वाले, है ना। इन जनरल क्या होने वाला, हम उसकी बात करेंगे। हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। अच्छा, यहाँ क्या मतलब है हाउ फास्ट समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग का मतलब? कितनी तेजी से कोई चीज एक्यूमुलेट हो रही है, एक्यूमुलेट का मतलब जुड़ रही है ना,
एंड हो रहा है, उसका समेशन हो रहा है ना। अब आगे जब जाओगे ना तो इंटीग्रल को ना हम समेशन से भी जोड़ देंगे। आई बात समझ में? डिफरेंशिएशन को हम तोड़ देंगे छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे पीसेस में। कहने का मतलब यहाँ पर मेक वाला प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे ब्रेक वाला प्रोसेस हो रहा है। देखा जाए तो पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरा का पूरा यूनिवर्स इस कैलकुलस के अंदर है ना। क्योंकि दो ही चीजें तो इंपॉर्टेंट है, एक सृष्टि का रचना और दूसरा सृष्टि का विनाश। ये तो होता है ना मेक और ब्रेक। यहाँ दोनों प्रोसेस, एक्यूमुलेटिंग, मेकिंग ऑफ द प्रोसेस, समेशन, है ना। हम चीजों को जोड़ रहे हैं, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, चीजें टूट रही है, ब्रेक हो रहा है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपका बेसिक मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। लेकिन आप जो पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन का जो बेसिक एप्लीकेशन, अभी इंटीग्रेशन पे आएंगे, है ना, इसकी कहानी बाद में होगी। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, बड़ा क्लोज रिलेशन है दोनों का, बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन। वो रिलेशन क्या है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बता दूं कि दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। वो कैसे, वो आपको बाद में पता चलेगा। वैसे इसका इन्वेंशन पहले हुआ था, इसका इन्वेंशन बहुत बाद में, बहुत बाद में, है ना। बट फिर बाद में हमने इसको क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। हाँ, न्यूटन का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है ना, इसमें बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं इस वर्ड की, dy बाई dx। क्या मतलब होता है इसका? अगर मैं आपसे पूछूं कि dy बाई dx का मतलब क्या है, बताइए। रेट ऑफ, बिल्कुल, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, WRT, ये क्या होता है? ये क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू, है ना। अब मैं जितनी बार भी लिखूंगा ना विथ रिस्पेक्ट टू, पूरा लंबा वर्ड नहीं लिखूंगा, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एब्रिविएशन है। जैसे हम बोलते हैं ना एज सुन एज पॉसिबल, ASAP, उसी टाइप से, है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब दो चीजें चेंज हो रही है, एक चीज नहीं हो रहा है ना, दो चीजों का चेंज हो रहा है और उसका एक इंटर रिलेशन है। हम देख तो रहे हैं चेंज इन y, बट विथ रिस्पेक्ट टू x देख रहे हैं। जैसे बच्चे का हाइट में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, तो हम ऐसे बोल देंगे, उस चीज को हम ऐसे बोल देंगे dh बाई dt, है ना। इसको मैं क्या बोल दूंगा? तो ये कैलकुलस ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, ऑफ हाइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू क्या है, सब डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए, देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल से ना आप चीजों को सीख पाओगे, वो किस एग्जांपल से नहीं। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, देखते हैं ना। अच्छा, उसमें क्या होता है, रन स्कोर करता है कोई टीम, कितने ओवर्स में, है ना, दैट मैटर्स है ना। अच्छा, किसी ने बहुत ज्यादा रन स्कोर कर दिया 50 ओवर्स में, किसी ने कम स्कोर किया, फिर हम निकालते हैं रन रेट निकालते हैं। वो रन रेट क्या है? अगेन डेरिवेटिव, अगेन क्या है, डेरिवेटिव। कितने ओवर्स में कितने रन। आई बात समझ में? आर गेटिंग माय पॉइंट? हम वहां क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रन स्कोर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ओवर्स। आपने सुना होगा ना, मैच देख रहे हैं, एकदम से आपको एग्जाइटी आ रही, बताओ ना कितना का चल रहा है, स्कोर कितना चल रहा है ना। तो फिर आप बोलते हैं अच्छा पर ओवर कितना चल रहा है, और कोई बोलता है अभी 6 का चल रहा है, मतलब कोई बोलता है नहीं अभी 7 का चल रहा है। इसका मतलब पर ओवर, यानी कि एक ओवर में 6 का एवरेज चल रहा है ना, 7 का चल रहा है, 8 का चल रहा है, कई बार 5 का भी चलता है। तो आप समझ जाते हो, अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर कुछ आपको प्रोसेस में समझ में आता है कि स्लो प्रोसेस हो रहा है कि फास्ट प्रोसेस हो रहा है। वो हमको किससे पता चलेगा, रेट कितना है रन्स का विद रिस्पेक्ट टू द ओवर्स। तो यहाँ भी किसका कॉन्सेप्ट आया, यहाँ भी इसी डिफरेंशिएशन का ही कॉन्सेप्ट आ रहा है, डेरिवेटिव का ही कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसी चीज को अगर मैं चाहूँ दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो इसी चीज को मैंने शॉर्ट में लिखा, मैं DIFFN, डिफरेंशिएशन समझ जाना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज, एंड दिस इज नथिंग बट चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे ना, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, आया कहाँ से, ये dy बाई dx का मतलब आया कहाँ से, तो आपको पता चलेगा ये इसमें ना एक वर्ड आ जाता है लिमिट, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, फिर यहाँ लिखा होता है डेल्टा वन बाई डेल्टा एक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स के बुक में ऐसा लिखा, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते नहीं आ रहा समझ, सरेंडर कर देते हैं, तो हमसे नहीं हो पाएगा। अभी 9th कर लिया, 10th कर लिया, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, ये क्या क्या आ गया, सिंबल आ गया, एरो लग गया या डेल्टा लग गया, तो ऐसे ही बच्चे डेल्टा से ही परेशान हो जाते। तो डीवाई बाई डी एक्स अगर आप डेप्थ में जाके एनालिसिस करेंगे ना, तो पता चलेगा कि डीवाई बाई डी एक्स ये है, चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, एंड दिस डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। क्या बोलते हैं इसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो सिंबल लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और अप्रोचेज टू 0, बट दिस इज नॉट 0, टेंड्स, टेंड करना, बढ़ना, आई एम टेंडिंग टुवर्ड्स बाईपास, आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स बाईपास, तो यहाँ अप्रोचेज टू भी लिख सकते हो, टेंड्स टू भी लिख सकते हो, मतलब डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ it is written like this, delta x tends to 0, it doesn't mean delta x is equal to 0, no, delta x is approaching towards 0, अभी 0 हुआ नहीं है, आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स बाईपास, अभी तो मैं रामकृष्ण नगर में हूँ ना, पहुंचा कहाँ हूँ, मैंने बोला कि आई एम टेंडिंग टुवर्ड्स, आई एम हेडिंग टुवर्ड्स, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, सोच के बताओ, थोड़ा सोच के बताओ, कि अगर मैंने यहाँ लिखा है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, व्हाट डज इट मीन, थोड़ा सोचिए, मोर देन 0, जब ये 0 ही नहीं है तो फिर मोर देन 0 की बात क्यों कर रहे हैं, लेस देन 0, हाँ ये बड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा, जैसे मैंने, अच्छा पता है, यही सब चीजें ना बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अगर सपोज मैंने यहाँ लिखा है x टेंड्स टू 5, इसका क्या मतलब, चलो 0 को हटा देते हैं, मैंने लिखा है कि x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 5, व्हाट डज इट मीन, 5 से कम होगा, आपने बोला 5 से कम होगा, आपने बोला 5 से कम होगा, अच्छा दोनों का बड़ा बढ़िया, क्या बोलते हैं, तो इसमें तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 5, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। क्या इसमें आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सर ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कि सर x इज लेस देन 5 होना चाहिए और x should be greater than 5, is it seems like that, so this symbolic representation of this particular number, can you say like that, or can you comment that x could be greater than 5 or less than 5, जीरो तो है, जीरो की तो बात ही नहीं, तो 5 के पास है ना, जीरो तो अभी होगा ही नहीं ना। अभी इसके अंदर ना, कैलकुलस के अंदर ना एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये और ये है, इसलिए मैंने बोला कैलकुलस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, अभी लिमिट्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिना लिमिट्स के समझे भी फिजिक्स समझ में नहीं आया, हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पे dy बाई डी एक्स है ना, आप पढ़ते हो ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, पढ़ते हो ना, ये क्या है, ये यही है डेल्टा v बाई डेल्टा टी, किसी अच्छे राइटर की बुक में ऐसे बराबर पढ़ते हो ना आपने, वहां पढ़ना, वहां पे ऐसा लिखा होगा, हाँ यही चीज, फिर वहां आपको समझ में नहीं आएगा क्या कर देना, ये तो बड़ा सिंपल सा लगता था dv बाई dt, फिर ये इसको ऐसे क्यों लिखा, तो यही छोटी छोटी चीजें हैं ना जिसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैं क्यों बोलो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अभी टाइम इन्वेस्ट करोगे तो बाद में क्या होगा, यस आपको ना कम टाइम लगेगा, ऑब्वियसली चीजों को समझने में आपको कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो अभी जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो ना, मैं तो बोलता हूँ कि बेसिक्स में ही टाइम स्पेंड करना चाहिए बच्चों को, होता है उल्टा है, तो सीधे बुक खोलते हैं, प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देते हैं, बेसिक समझा नहीं, कॉम्पिटिशन में बैठते हैं, क्वेश्चन घुमा दिया सर, ऐसा क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया,
है ना, वो कहीं से नहीं आया, आया वहीं से। बट द problem is that we are not devoting time on fundamentals, on creating the fundamental things, है ना। एक चीज हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट जो होता है ना किसी भी टॉपिक का, वो लिमिटेड होता है, वहां पे लिमिटेशन होता है। बट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दोज कॉन्सेप्ट अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट। अभी बैठे बैठे आई कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन डेरिवेटिव्स, थाउजेंड तो बहुत कम बोल दिया, एंड दैट टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा और टाइम देंगे तो 1000 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। बट द कॉन्सेप्ट थाउजेंड्स और लैक्स नहीं है ना, कॉन्सेप्ट तो कम ही होता है। तो कॉन्सेप्ट को समझो, तभी मैं बोल रहा हूँ फंडामेंटल्स को समझो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप बोलते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या इस फार्मूले से आप 1000 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? क्या आप लाखों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? लेकिन कॉन्सेप्ट तो ये छोटा सा फॉर्मूला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज हाउ कॉन्सेप्ट इज बीइंग बिल्ड। छोटी छोटी चीजों पे सवाल ना आपको पूछना चाहिए अपने टीचर से, जो भी आपके आस पड़ोस में आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे बता सकते हैं, आपसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको पूछना चाहिए। छोटे बच्चों में बड़ी एंजाइटी होती है ना। मेरी बेटी छोटी सी, पापा ये क्या है, पापा वो क्या है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, वो हु एंड वाई खत्म हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। फिर अपने आप को हम होशियार समझ, हमें तो सब कुछ आता है ना। बच्चा जब बड़ा होता है तो उनको ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है, अब क्या पूछने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन आपको अभी है ना हर बार पूछना चाहिए। कुछ भी आप नया देखो ना तो आपके अंदर एंग्जाइटी होनी चाहिए, क्या है। x टेंड्स टू 5 का मतलब देखिए, समझिए। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ आप कितना समझ पाते हैं। जैसे मैंने बोला ये 5 है, और आज की बात भूलना मत, मैंने बोला कि आई एम हेडिंग टुवर्ड्स 5, आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स 5। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब मैं 5 की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैंने ये तो नहीं बताया कि किधर से बढ़ रहा हूँ। माइंड इस चीज को समझो। मैंने बोला कि आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर नंबर, मैं किस साइड से आ रहा हूँ उस नंबर के पास, ये नहीं बताया मैंने। मैं इधर से भी अप्रोच कर सकता हूँ, मैं इधर से भी अप्रोच कर सकता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अच्छा, मैंने बोला कि सपोज दिस इज अ नंबर लाइन ना, नंबर लाइन है मान लीजिए। तो आपको तो पता है नंबर लाइन में ये 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव। तो आपको पता है इधर वैल्यू छोटी होगी, इसके बाद वैल्यू बड़ी होगी। 5 है, इधर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, इधर 4 3 2, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। चीजों को समझना बड़ा मजा आएगा। तो इसका मतलब x टेंड्स टू 5 का मतलब क्या क्या हो सकता है। अगर मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूँ और आई एम सपोज वेरी नियर टू दिस वैल्यू 5, then what could be my approaching value of x? X could be 4.99999। कोई बच्चे बोलेगा सर अभी मैं यहाँ पे हूँ 4.922, वो भी सही है, मैं भी सही, मैं थोड़ा ज्यादा नजदीक पहुंच गया है ना। 4.999 का मतलब क्या हुआ? वेरी क्लोज टू 5। अच्छा, एक बच्चा बोलेगा सर, सर मैं यहाँ पे हूँ सर, क्या मैं सही हूँ? यस, यू आर ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, both are the approximated values of 5, both are the tending values of 5. One person is approaching towards left, another person is approaching towards right, that is the difference. तो टेंडिंग टू 5 का मतलब ये होता है अप्रोचिंग वैल्यू, है ना। नंबर लाइन की बात करेंगे तो नंबर लाइन पे हमारे पास 2 डायरेक्शन होते हैं। तो 5.00, कोई बच्चे बोलेगा सर अभी मैं 5.101 पे हूँ, ठीक है, 5 नजदीक है वो, ये वाला कुछ ज्यादा नजदीक हो गया है ना, 5.001। तो इतना लिखने से अच्छा है मैं 5 ही लिख दूं ना। अरे बाबा 4.999 आप देखते हो ना, जैसे कि कोई सवाल आप करते हो 4.9 आ रहा है तो क्या कर देते हो? 5 अप्रोक्सीमेट कर देते हो। बट इट डजंट मीन कि 4.9 बिकम्स इक्वल टू 5। आपने अप्रोक्सीमेट किया है, इक्वल नहीं किया है। यहाँ भी वही चीज, टेंडिंग टू 5 का मतलब x इज नॉट एग्जैक्टली 5, rather than you are very close to 5, rather than you are very close to 5। अब समझो इसको, डेल्टा x टेंडिंग टू 0, व्हाट डज इट मीन? इट मींस डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0 बट यू आर वेरी क्लोज टू 0। अब आप बोलोगे सर इसका एप्लीकेशन सर कॉमन लाइफ में क्या है सर, ये बताओ। नहीं आया सर समझ में भी, है ना। बच्चे पूछते हैं सर अभी भी समझ में नहीं आया सर, है ना। अभी नोट करने का जरूरत नहीं, बस समझो आप, है ना, बस समझो। सब चीजें नोट नहीं की जाती है ना।
तो बच्चे ने बोला सर अभी भी फील नहीं है सर, कुछ कुछ सर प्रैक्टिकल एग्जांपल दो सर, ये क्या है, आपने समझा तो दिया, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब आपने समझा दिया सर, हाँ इतना समझ में आया सर, आपने इतना तो समझा दिया कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, जीरो से पहले वाली वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है ना, क्योंकि अगर मैं जीरो पे मार्क कर रहा हूँ इसको, तो जीरो के जस्ट जस्ट पहले तो नेगेटिव वैल्यू होगी, लेकिन जीरो के बाद क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। जीरो पॉइंट जीरो 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 वन माइनस 0.0001, दोनों वैल्यू क्या है, एक इधर है एक इधर। तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर इसका एप्लीकेशन में क्या है सर, आप मुझे समझाओ ना, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है इसका एप्लीकेशन। अब मैं आपको समझाता हूँ। आपने फिजिक्स में क्लास 9th में टॉपिक पढ़ी, दो चीजें पढ़ी थी आपने, एक तो पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, चल ले लेते हैं, एक आपने पढ़ा था एवरेज स्पीड, और एक पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे, कोई बताना चाहेगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, सिर्फ ये बता दो क्या इसमें दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों में स्पीड वर्ड है। सिंपली अगर मैं लिखता हूँ स्पीड तो इसका क्या मतलब है, और अगर मैं लिखता हूँ एवरेज स्पीड तो इसका क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस इसका क्या मतलब है। हाँ क्या डिफरेंस है बताइए। हम्म। हाँ टोटल, इन अ वेरी स्मॉल स्मॉल इंटरवल। काफी हद तक सही बताया आपने, काफी हद तक बताया। अच्छा एवरेज स्पीड का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से चला, मेरा मन किया चलो बोध गया घूम के आते हैं, बोध गया घूम के आते हैं। तो यहाँ से चला मैं, है ना, यहाँ से पहले बाईपास पे आया, चलो अपनी गाड़ी से जाते हैं, तो पहले बाईपास पे आया, फिर यहाँ से हमने मूव किया, तो यहाँ से बोध गया के बीच में बहुत सारी जगह आएंगी, है ना। अब कहीं मन किया चलो ठीक है थोड़ा चाय पी लेते हैं, कहीं खाना खा लेते हैं, ब्रेक डाला थोड़ा सा, एक होता नहीं एकदम हम तो अब चलेंगे एकदम कांस्टेंट स्पीड से, कहीं नहीं रुकना। तो डिपेंड्स है ना, इट डिपेंड्स कि हाउ योर जर्नी वैरीज, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो एवरेज का मतलब होता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम लिया, दैट्स इट। सारी बात समझ में, है ना। आप यहाँ से पहले बाईपास पे गए, बाईपास से पहले आप दानापुर गए, दानापुर से एक और रेलवे स्टेशन गए, कहीं और गए, कहीं रुके, फिर वहां से पहुंचे, मतलब आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे गए, वो पूरा का पूरा जो आपका रूट है ना, पूरा का पूरा जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, है ना, समझना है इसको। अब ए बी सी डी, आप ए से लेके डी तक ट्रेवल किया, ए से बी तक जाने में लिए आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया x1, आपको कुछ टाइम लगा t1, बी से सी तक गए, आपने कुछ फिर से डिस्टेंस ट्रेवल किया x2, फिर से कुछ टाइम लगा, फिर सी से डी गए x3, टाइम t3। अब मैं बोलूँ कि क्या होगा एवरेज स्पीड, तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, वी एवरेज क्या हो जाएगा सर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, सर x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना, जितना भी होगा सबको ऐड कर दो, और कितना टाइम लगा। कहाँ पे, ये ये वी एवरेज, ये वी एवरेज लिखा है, मतलब इसका मतलब होता है एवरेज स्पीड। ये नोटेशन है ना, लिखने का एक तरीका है। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी बोलूंगा तो यहाँ पर एक वेक्टर साइन लग जाएगा, है ना, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है ना। वेक्टर और स्केलर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तो बात हुई है स्पीड की, आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैसे भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट डजंट मैटर एट ऑल, डजंट मैटर एट ऑल। यस दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से निकला और आपने फोन किया, सर आप अभी कहाँ हैं, है ना, तो मैंने बोला कि अच्छा अभी मैं दानापुर पहुंचने वाला हूँ, सर अभी बताओ सर, अभी 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 बताओ आपकी कितनी स्पीड है। मैंने कहा, अच्छा गाड़ी में देखा स्पीडोमीटर, अच्छा कुछ दिखा रहा है 110 समथिंग कुछ, मैंने बोला कि अभी मेरी स्पीड की है, क्या वो स्पीड थ्रू आउट द जर्नी विल रिमेन द सेम, नो, नॉट एट ऑल। हाँ at that particular instant of time what speed my vehicle was, that is what instantaneous speed is all about। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है आपकी बुक में नहीं मिलता है, कुछ अच्छे बुक्स में डेरिवेशन दिया हुआ है ना,
कुछ मैथमेटिकल तरीके से इसको बताने की कोशिश करते हैं कि इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है। देखो जब भी आप स्पीड निकालते हैं तो आपको ना 2 पॉइंट्स चाहिए होता है, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, यहाँ से लेके यहाँ। मान लीजिए ये आपका घर है ना, ये आपका घर है, दिस इज योर होम, और ये हमारा टेस्ला सेंटर है, ठीक है। आप होम से चलना स्टार्ट किए, टेस्ला सेंटर तक आए। लेट्स से आपने 500 मीटर मूव किया। लेट्स से टाइम आपको लगा, कितना ले लें, 0.5 आवर्स ले लें, मान लो आधा घंटा लग गया, बहुत धीरे धीरे चल रहा था। अब मैंने पूछा कि अच्छा बताओ आपकी स्पीड कितनी है, मैंने क्या बोला, आपकी स्पीड कितनी है। तो स्पीड को ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा वाई, ऐसे लिख दूंगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ऐसे भी लिखा जाता है। स्टैंडर्ड बुक्स में अगर आप देखेंगे, एक तो लिखा होता है कि हाँ चलो ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल टाइम टेकन, फिर मैंने बताया डेल्टा एक्स, फिर अपना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर यहाँ वो चेंज कहाँ दिख रहा है सर, ये बताओ। आपने बोला कि वी का ये भी होता है फॉर्मूला, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भी होता है, सर यहाँ कौन सा चेंज दिख रहा है। देखा जाए तो दोनों चीजें एक ही है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग। You might have seen many problems are solved with multiple ways, multiple methods, तरीका तो सबका अलग, बट आंसर तो वही आया। आपका जो अल्टीमेट टारगेट है, अल्टीमेट गोल है, वो दोनों में मिलेगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या हम इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी का क्या मतलब है, इसका मतलब है जब यहाँ से चले थे तो उस समय आपका जो डिस्टेंस था वो कुछ नहीं था, मैंने एक्स आई बोला इसको, और इसको मैंने बोला एक्स फाइनल। क्या बोला मैंने इसको, एक्स फाइनल। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, चेंज का मतलब क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल। सो कैन आई राइट लाइक दिस, एक्स एफ माइनस एक्स आई, जल्दी बताइए। सिमिलरली टी एफ माइनस टी आई। जब आप अपने घर पे थे, है ना, तो उस टाइम आपने चलना स्टार्ट नहीं किया है, तो आपका इनिशियल टाइम क्या माना जाएगा, 0। आपने चलना स्टार्ट नहीं किया ना, अच्छा अब आप चले, अब आपने काउंट किया, अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, तो यहाँ से आपने काउंटिंग स्टार्ट करी। जब आप पहुंच गए ना, आपने बोला अच्छा ठीक है, स्टॉप वॉच है सपोज आपके पास, आपने स्टॉप वॉच को बंद कर दिया, फिर आपने देख लिया कि कितना टाइम लगा। तो टाइम कितना लगा कैसे देखोगे आप, चेंज देखोगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल वाला चेंज देखोगे ना। जैसे आपकी गाड़ी में ओडोमीटर होता है, क्या होता है ओडोमीटर, बताओ क्या बताता है ओडोमीटर। एक होता है स्पीडोमीटर और एक होता है ओडोमीटर। क्या होता है ओडोमीटर, बताइए। हाँ हाँ, पेट्रोल नहीं, ओडोमीटर क्या होता है नहीं पता तुम लोगों को, तो क्लास 7 के बच्चों को पता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी गाड़ी चल चुकी है आपकी। आप बाइक चलाओ या फिर कार चलाओ, कुछ भी, उसमें ना ऑडोमीटर लिखा होता है। अभी आप मेरा स्कूटी ओपन को दिखा देगा कि इतना किलोमीटर चल चुके है ना, 11,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर। तो लेट अस सपोज कि अभी 11,000 किलोमीटर दिखा रहा है ना, अभी स्टैटिक पोजीशन में। अब मैंने कहा कि नहीं, आज हम देखेंगे मैं कितना मूव किया, आज मैंने कितना मूव किया, आज मैं देखना चाहूंगा। तो मैंने क्या किया, उस वाले रीडिंग को ना नोट कर लिया, और मैंने बोल दिया कि ओके, अभी का जो डिस्टेंस है वो है लेट्स से 10,000 किलोमीटर। मेरी गाड़ी चल चुकी है ना, तो अभी इनिशियल डिस्टेंस कितना कवर कर चुकी है वो, इतना किलोमीटर। अच्छा उसके बाद हम लोग घूमने घामने गए, और फिर जब वापस घर आए तो मैंने बोला कि अच्छा अब जरा देखते हैं। उस पर रीडिंग दिखाया 10,500 किलोमीटर। पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, ठीक है। अच्छा घूम घाम के आए, टाइम कितना लगा, लेट्स से चलो ठीक है, फिर से वही ले लो 0.5। मैंने बोला कि बताओ एवरेज स्पीड कितनी थी मेरे बाइक की, क्या करेंगे, 500 किलोमीटर बाई 0.5। एक बच्चा बोलेगा सर अभी आपने बताया सर टोटल डिस्टेंस, सर अभी इतना था, फिर इतना सर ऐड क्यों नहीं किया।
ऐसे भी सवाल बच्चे पूछते हैं, ऐसे भी सवालों का आंसर मुझे देना पड़ता है। तब मैं समझाता हूँ कि देखो बात वही है, इसको मैंने इससे सॉल्व किया। क्योंकि इनिशियली आपकी जब गाड़ी घर पे खड़ी थी तो उसमें कितना दिखा रहा था डिस्टेंस, 10,000 किलोमीटर। जब आप घूम घाम के दोबारा से घर पे आए तो कितना दिखा रहा था, 10,500 किलोमीटर। आपने टाइम भी कैलकुलेट कर लिया, सर आधा घंटा हम लोग घूम घाम के आए। तो जब आप निकले थे उस टाइम क्या काउंट, टाइम को काउंट करोगे आप उस टाइम पे? नहीं करोगे ना, उसको तो जीरो रखोगे ना, 0 आवर्स के आप चले थे। और ये आपका फाइनली जब वापस आ गए तो टी फाइनल है ना, फिर आपने देख लिया कितना टाइम लगा। तो यहाँ पर इसका मतलब अगर अब आपको यहाँ पर निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, बट दैट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कम्स विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में चेंज कितना, पहले इतना था, इतना हो गया, तो कितना चला गाड़ी, तो कोई बच्चा भी बता देगा। सर दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, 10,500 माइनस 10,000 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब ये टाइम को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अच्छा चलो ठीक, मेरी घड़ी में भी 12 बज के कितना बज रहा है, मैंने बोला कि नहीं मेरी घड़ी में अभी 12 बज रहा है, 12 PM। मैं तो इस रिस्पेक्ट में चेक करूंगा कि टाइम में चेंज कितना हुआ। घूम घाम के आए और इसमें पता चला, दोबारा घड़ी देखा 12 बज के 10 मिनट। बात वही है, चले यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, टाइम काउंट किया तो कितना आया। तो क्या ये इफेक्टिव टाइम है? ध्यान से देखिए, अगर मान लो मैं यहाँ पर अगर चेंज कर दूं, मैंने बोला कि नहीं 12:05 पे चला था, 12:05 पे चला था, घूम घाम के जब वापस आया तो 12 बज के 10 मिनट हो रहे थे। तो क्या मैं टाइम को ऐड कर दूं? नहीं, चेंज तो यहाँ टाइम में चेंज निकालना पड़ेगा। अरे गेटिंग अ पॉइंट? तो यहाँ पर अपने टाइम में भी चेंज निकाला, डिस्टेंस में भी चेंज निकाला, और आपका एवरेज स्पीड निकल गया। अरे गेटिंग अ पॉइंट? तो दो डिफरेंट सिनेरियो है, दो डिफरेंट सिनेरियो है, बट कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं ना, इस पे आने वाले हैं कि ये कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा। मैं अभी आपको समझा दूं, बच्चे ना सबसे ज्यादा स्ट्रगल, और ये चीजें आपके स्कोप में आपके सिलेबस में ज्यादा डिस्कस ही नहीं किया होता, उनको पता है। ये चीजें अभी बता के क्या करेंगे बच्चे, और कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि ये समझाने से ना, अगर ये उनको समझाना होगा ना तो उनको थोड़ा कैलकुलस बताना पड़ेगा, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस। 10th के स्कोप सिलेबस में है ही नहीं वो चीज। इसमें हाँ 11th में पढ़ना है, तुमको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में फिजिक्स। ये भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स से तो आए नहीं, है ना। तो आपने देखा होगा कि आपको ना एटलीस्ट 2 इंस्टेंट चाहिए। अगर आपको स्पीड यानी एवरेज स्पीड निकालना है तो 2 इंस्टेंट चाहिए। वैसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड चाहे कोई सा भी हो, यू नीड एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट्स। कहाँ से चले कहाँ तक गए, है ना। क्योंकि आप कंपैरिजन कैसे करोगे, 2 पॉइंट्स के बीच में ही करोगे ना। यहाँ भी कंपैरिजन होता है, लेकिन ना ये बड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वाई डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? बिकॉज अब मैंने बोला कि भैया अभी बताओ, 12 बज के 10 मिनट, मान लो मेरी घड़ी में 12 बज के 10, अभी कितना टाइम हो रहा है, 11 बज के सपोज 17 मिनट हो रहा है। मैंने कहा अभी बताओ। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया कि उस इंस्टेंट पे मैं कहाँ से 2 पॉइंट लेके आऊँ, गेटिंग पॉइंट? इसी को समझो, अगर ये समझ लेना तो डिफरेंशिएशन समझ लिया। दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया। एकदम ब्रेक हो गया मेरा। आशीष आर यू देयर? हेलो आशीष, आर गेटिंग माय वॉइस? माइक्रोफोन ऑन करो। चलिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझने वाले हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम कैसे समझें कि हमें 2 पॉइंट्स मिला। मैंने तो बोला कि भाई उस इंस्टेंट पे बताओ। और एक चीज और पता है कि मैं आपको बता दूं, अब फिजिक्स में आप जो भी स्पीड की बात करें या फिर वेलोसिटी की बात करें, वो अगर नहीं भी लिखा होगा ना,
तो ये वही वाला है इंस्टेंटेनियस मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं यहाँ तरफ करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे बज रहा था एट =12 PM और मैं यहाँ पे खड़ा था और यहाँ पर है ना, यहाँ पर मुझे बताना था कि मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी। अब कैसे बताए? अब यहाँ पर देखो स्टार्ट हो गया इसका रोल किसका, कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, 2 पॉइंट हमको चाहिए। 2 पॉइंट क्या क्या चाहिए हमको? चाहिए डिस्टेंस में डिफरेंस चाहिए और टाइम में भी डिफरेंस चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। कैसा भी स्पीड हो, इंस्टेंटेनियस ही क्यों ना हो, हमको 2 पॉइंट चाहिए। लेकिन सवाल प्रॉब्लम यह था कि हमने इस पॉइंट पे पूछा था। अब इस पॉइंट पे 2 पॉइंट कहाँ से लगाऊं, कहाँ से लेके आऊं? तो रिसर्चर्स ने ना बहुत टाइम लगा दिया इसको खोजने में, इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगा दिया। उनको यहाँ पर बड़ी दिक्कत आई। 2 पॉइंट्स दिख रहा है कि हाँ इसके उसके बीच में तो निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, कैसे निकाल लिया। लेकिन उस इंस्टेंट पे अगर पूछा तो बहुत कंफ्यूजन थे लोग, क्या करें कैसे करें। ऐसा कोई टूल मिल जाता तो ये टूल मिल गया है ना, ये वाला टूल मिल गया। कैसे? तो रिसर्चर ने ऐसा बोला, साइंटिस्ट ने ये बोला कि ऐसा करते हैं, 2 पॉइंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं। और कैसे? जैसे जैसे मान लो ये आपका कर्व है और मैंने बोला कि इस पॉइंट पे मुझे स्लोप, अच्छा स्लोप लोग, स्लोप तो पता होगा तुम लोग क्लास 9th में फिजिक्स में भी था स्लोप का कॉन्सेप्ट, कि मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है ना, इस पॉइंट पे निकालना। स्लोप निकालने का मतलब होता है कि अगर कोई कर्व है at a particular point of the curve, if you need to calculate the slope, then you have to draw tangent, है ना। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है ड्राइंग दी टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट होता है ना, बड़े पते की बात बताओ, मजे की, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, फिर से वही घूम फिर के पहुंचने वाला है। यस, वही तो है चेंज इन वाई। चेंज इन 2 पॉइंट लिया ना आपने, फिर से आपने बोला कि सर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जैसे जैसे अगर मान लो कि स्ट्रेट लाइन पे कोई पार्टिकल चल रहा है, ऐसे चल रहा है, मैंने बोला कि अच्छा अब निकालो जरा इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकालो। मैंने कहा चलो ठीक है, बड़ा आसान है, 2 पॉइंट ले लीजिए। हमने ये पॉइंट ले लिया, तो समझो इसे, ए और बी हमने 2 पॉइंट्स ले लिया। हमने लगा चलो ठीक है, इसमें चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स में आसानी से निकाल सकते हैं। हमने लगा चलो हमारे पास नंबर सिस्टम तो है x2, है ना। हाँ, ये हो गया y1, ये क्या हो गया y2। मैंने बोला अच्छा कोऑर्डिनेट आता है? बोला हाँ सर कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा है। मैंने अच्छा ठीक है बताओ फिर इसी कितना होगा? आपने बोला सर ये तो बड़ा आसान है, x2 माइनस x1 कर दो, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा, और बड़ा छोटा छोटा लिख देंगे, समझ में आ रहा है ना। अच्छा मैंने बोला BC निकालना है, ये कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, y2 माइनस y1 होगा, ये सब तो पता है ना कोऑर्डिनेट्स में। ये वाला हाइट y1, ये पूरा हाइट y2, हमको ये निकालना है, तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। तो आपने बताया कि सर ये सब निकल गया सर, BC और BC निकल गया। मैंने बोला स्लोप क्या होता है? तो हम बोलेंगे इसका एक और फार्मूला, tan थीटा। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें फिर से पढ़नी है आपको। स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा, इसमें मैथ्स आ गया। स्लोप के अंदर मैंने मैथ्स ले आया, tan थीटा। tan थीटा का मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा। अगर tan को अगर हम अच्छे से पढ़े ना, tan का मतलब, tan इज बेसिकली टेंजेंट। जो मैथमेटिक्स में tan आता है ना, इसका मतलब टेंजेंट होता है। cos का मतलब कोसाइन होता है, कॉट का मतलब कोटेंजेंट होता है ना। पूरा अच्छे से अगर इलेबोरेट करोगे तो ये टेंजेंट है, अभी तो बताया ये टेंजेंट है। अब टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट इज बेसिकली लीड्स टू द इंडिकेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y में कितना चेंज विद रिस्पेक्ट टू x में कितना चेंज, वही बताता है आपको। वही क्या बताता है स्लोप। तो यहाँ पर तो 2 पॉइंट्स दिख रहा था, बड़े आसानी से निकाल लिया हमने। अब मैंने बोला कि अच्छा अब यहाँ बताओ इस पॉइंट पे होगा इसका स्लोप, कर्व का भी स्लोप निकालते हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कर्व पे कभी भी 2 पॉइंट्स आप नहीं ले सकते स्लोप निकालने, कभी नहीं ले सकते। द रीजन बीइंग द मोमेंट यू टेक मोर देन 1 पॉइंट, जैसे 2 पॉइंट्स, और अगर आपने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करी
क्योंकि स्लोप निकालना है तो टेंजेंट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करा और आप सोचेंगे कि मैं दोनों पॉइंट से क्रॉस करा दूं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। कैसे? जैसे मान लीजिए सर्कल, मैंने बोला कि ये दोनों पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या कर सकता है? लीजिए, क्या आप इसको टेंजेंट बोलेंगे? कैन यू कॉल इट दिस लाइन एज ए टेंजेंट? दिस इज सेकंड, दिस इज नॉट टेंजेंट। व्हाई दिस इज सेकंड? सेकंड का मतलब क्या होता है? वो सर्किल को क्रॉस कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा। Intersecting lines in a circle are called secant, but a point or a line which just touches the circle like this and passing through a particular point, इसको क्या बोलते हैं? बड़ा हिंदी में बड़ा सुंदर सा वर्ड है टेंजेंट। कौन बताएगा? टेंजेंट का बड़ा सुंदर सा वर्ड है, कितना अच्छा वर्ड है। मतलब मैं स्पर्श रेखा, तो मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ ना, मुझे ना करीब से बहुत चीजों का हिंदी भी पता है। स्पर्श, टच करता हुआ निकल जाए, स्पर्श करता हुआ ना, टच करता हुआ निकल गया। क्या इसने सर्कल को इंटरसेक्ट किया? नहीं किया, नहीं किया। वैसे ही अगर किसी कर्व के किसी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना है, देन यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट ओनली। यू कैन नॉट टेक मोर देन वन पॉइंट। क्या क्या टेंजेंट का बोलो? बिल्कुल, तभी तो मैंने बताया। तभी तो हम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? किसी एक पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक ए सर्कल। तब तो हमने सर्कल का एक पार्ट ले लिया। लेकिन फिर हम अगर मान लो सर्कुलर पाथ पे कोई गाड़ी चल रही है और इस पॉइंट पे उसका स्पीड निकालना है, तो क्या आपको दो पॉइंट मिल पाएगा? कहाँ से मिलेगा सर? स्ट्रेट लाइन पे तो मिल जाता है। ये लीजिए, स्ट्रेट लाइन पे मिल गया था, दो पॉइंट मिल गया था ना। लेकिन कर्व में कहाँ से लेके आए सर? क्योंकि दो पॉइंट के बिना हम कैसे रेफरेंस लेंगे, चेंज कैसे निकालेंगे? अरे बात समझ में। तो अब यहाँ पर एक वर्ड का एक नया इन्वेंशन हुआ, जो आप अपने बुक्स में देखेंगे। वहां लिखा होता है कि वी नीड टू टेक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंट पॉइंट्स। मतलब एक और पॉइंट लेंगे जरूर, लेकिन वो इतना छोटा होगा और इतने कम दूरी पे होगा इस पॉइंट पे, विच यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उतने डिस्टेंस पे। देखो, इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे ये कर्व है, मैं आपसे पूछूं क्या ये स्ट्रेट लाइन है? आप बोलोगे नहीं सर, स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकती है? तो कर्व है। मैं बोलूंगा एकदम डेप्थ में जाओ तो स्ट्रेट लाइन भी दिखेगी। ठीक है ना सर? भगवान कहाँ है? ये बोलते हैं ना, अंदर जाओ, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, थोड़ा सा आंखें बंद करो, दिखेगा। जैसे इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने दिखा दिया। ये छोटा सा स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? अरे नहीं, ये लो, एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? देखो, छोटा सा। वही तो मैं समझा रहा हूँ, कैलकुलस में यही तो चीज है। छोटी सी चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये जो डेफिनेशन है ना, बहुत छोटा है, ये इतना छोटा है, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे एक सेकंड और दूसरा सेकंड, ठीक, एक सेकंड मैंने बोला कि इतना इमेजिन करो, आपका दिमाग की नसें फट जाएंगे सर, इतना छोटा कैसे इमेजिन करो? इलेक्ट्रॉन का साइज इमेजिन करो, 10⁻³ 9.3। अरे बाप सर, जिसको देख नहीं सकते क्या उसको वेट भी निकालते हैं? हाँ, सब कुछ होता है। जो चीज एग्जिस्ट कर रही है इस यूनिवर्स में, चाहे वो कितना भी हल्का क्यों नहीं हो, उसका वेट तो होगा। तो इतना छोटा एक्स लेना है आपको, यानी अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ तुम्हारी अभी स्पीड कितनी है, तो आपको at the same instant you have to create two points, and those 2 points must be very close to each other. इतना क्लोज होना चाहिए। कहाँ से लेके आओगे? ये सब इमेजिनेशन में है ना, ये सब इमेजिनेशन में है। तभी तो मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन के बाद ही बहुत इन्वेंशन हुआ। अब समझ लो इस चीज को समझना। अब ये dy बाई डी एक्स अगर मैं यहाँ लिखूँ, मैं, है ना, जो स्पीड का वैल्यू मैंने बोला था कि v इक्वल्स टू क्या हम लिखते हैं, dx बाई dt, है ना। तो यहाँ पे dy नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे dx लिख रहा हूँ, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, dt लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों? इसका मतलब होता है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस, मैंने दो पॉइंट्स ले लिया ना। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पहला पॉइंट था, पहला इंस्टेंट था, और दूसरा इंस्टेंट जस्ट इसी के बगल में। मैं कैसे लिखूं इसको? इतना छोटा और इतना कम डिस्टेंस पे है।
कि मैं लिख भी नहीं सकता, लेकिन चलिए आपके समझाने के लिए मैंने बता दिया कि चलो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, और वो दोनों पॉइंट्स उस टेंजेंट के अंदर उसी पॉइंट से क्रॉस होना चाहिए। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आप इमेजिन कर पाएंगे तभी बेहतर तरीके से फिजिक्स को समझ पाएंगे, है ना। तो x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर मैंने बोला कि देखो देखो देखो, अब आएगी अपनी असली कहानी। अब यहाँ पे आएगा लिमिटिंग वैल्यू। मैंने बोला कि टाइम लिमिट को इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, मतलब अभी इस पॉइंट पे था मेरी गाड़ी थी, मैंने पूछा अभी स्पीड बताओ, तो मैंने दिमाग में सोच लिया कि अच्छा इसके जस्ट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद मैंने इमेजिन किया, जस्ट आफ्टर सम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मेरी गाड़ी कहाँ पहुंच पाती है ना। तो यहाँ से आप इमेजिन में नहीं कर सकते, वो यही पे रहेगी क्योंकि वो टाइम फ्रैक्शन, वो टाइम इंस्टेंट बड़ा छोटा था, तो टाइम इंस्टेंट बहुत छोटा था, जिसकी वजह से हमने क्या कर दिया, उस डेल्टा टी को मैंने ऐसा बोल दिया, जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि अगर जीरो का मतलब उसी पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ, मैंने बोला कि ऐसा कर देते हैं टाइम इंस्टेंट को वेरी वेरी क्लोज टू अप्रॉक्सीमेटेड इक्वल टू जीरो कर देते हैं, इतना छोटा टाइम इंस्टेंट हो गया। तो इस कर्व पे भी, इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे भी मैं स्पीड बता सकता हूँ, और ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर सकता हूँ जो कि कैलकुलस में नीड होती है। इसलिए आपकी बुक में लिखा होता है ऐसा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, सबको समझ में आता है, हाँ सर ये तो सही तो बोल रहे हो सर, अगर स्पीड निकालना है तो चेंज इन वाई, चेंज इन टाइम, है ना, मान लो ये टाइम है सर, ये तो होता ही है। अब इसका मतलब समझो, ये डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो क्यों किया हमने, तो इसलिए किया क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए था, और हमको टाइम भी चाहिए था, 2 टाइम इंस्टेंट भी चाहिए था, लेकिन वो टाइम इंस्टेंट के बीच में जो गैप है वो बहुत कम होना चाहिए था, क्योंकि अगर गैप बढ़ा देंगे तो आप इस पॉइंट पे नहीं निकाल पाएंगे। लेट्स से आपने यहाँ पर कर दिया तो ये टेंजेंट कैसे जाएगा, तो क्रॉस होके चला जाएगा ना। इसलिए आपको टाइम इंस्टेंट बहुत छोटा रखना आपकी मजबूरी थी, है ना, ये आपकी मजबूरी थी। बच्चे पूछते हैं कि सर डेल्टा एक्सटेंड तो जीरो ही ओनली, क्यों आई ओनली जीरो, तो इस चीज को आप समझ पाए, है ना, आप समझ पाए कि अगर इंस्टेंटेनियस किसी पॉइंट पे निकालना है तो उस पॉइंट पे आपको एक और पॉइंट लेके कैसे लेके आओगे, तभी पॉसिबल है जब वो टाइम इंस्टेंट बहुत 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 छोटा, और ये वही है डेल्टा एक्स। आप इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं, क्या आप इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात नहीं करते हैं, वहां भी तो होता है डी ए इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, पता है कि नहीं। और यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे जो डेल्टा टी है, जो टाइम इंस्टेंट है, दोनों के बीच में टाइम का चेंज है, डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दिस इज इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम बोल देते हैं इसको डीवी बाई dt, है ना। तो आप पढ़ लेते हो सर ए का फार्मूला होता है, अभी 11th क्लास में जो बच्चे 12th में पहुंच जाते हैं ना, उनसे पूछो, बड़ा होशियारी में बोलूंगा सर ए इक्वल्स टू डीवी बाई dt सर। अच्छा 9th वाले बच्चे से पूछो सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सर, है ना, बड़े प्यार से बोलूंगा सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सर, या फिर वो बोल देंगे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या नहीं तो इतना ही बोल देंगे सर वी बाई टी। सर एक वस्तु, सर वेलोसिटी को सर टाइम से डिवाइड कर देगा ना सर, तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, क्लास 10 तक चलेगा, बट नाउ यू पीपल आर मैच्योर एनफ, अब आपको ये वाला डेफिनेशन देना है डीवी बाई dt। लेकिन डीवी बाई dt के पीछे की जो कहानी है, क्या वो आपको पता है, ये वो कहानी, जो डीवी बाई dt है ना, वो ये चीज है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी वाज वेरी 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 स्मॉल टू जीरो, है ना, तब तब जा करके हम इस चीज को ना रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, कि बार बार मैं लिखो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो यहाँ लिमिट लिखूं तो ये डेल्टा टी को टेंड्स टू जीरो करो, इससे अच्छा है कि डीवी बाई dt कर दो। अब यहाँ पे डीवी का मतलब क्या है, अब समझो इस चीज, जैसे मैंने बोला कि डेल्टा वाई डीवी बाई डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, वेरी स्मॉल, या किसी बुक में स्मॉल चेंज भी बोल दिया ना तो समझ जाना बहुत छोटा है, स्मॉल, बहुत बहुत स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, बस समझ में। तो जब भी कभी आपको आज के बाद डी वाई बाई डी एक्स मिले, तो ये चेंज इतना कैसा चेंज है, इतना माइन्यूट सा चेंज है, जस्ट कांट इवन इमेजिन अबाउट इट, इतना छोटा चेंज है ना। तो डी वाई का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, और डी टी डी एक्स का मतलब क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स।
अगर मैं लिखूं dx by dt को स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। देखो यहाँ पे आपने पूछा ना सर अभी बताओ आपकी स्पीड क्या है, तो मुझे चेंज तो लेना पड़ेगा, बिना चेंज के तो नहीं बता पाऊंगा मैं, है ना। चेंज तो लेना पड़ेगा मुझे, तो वो स्मॉल चेंज, वो चेंज कितना छोटा होना चाहिए, बहुत 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 छोटा, आपकी सोच से भी छोटा। अब मुझे बताइए आज आपको थोड़ा बहुत फील हुआ कि डिफरेंशिएशन का जो पावर है उसको हम कैसे यूज करने वाले हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको सिर्फ बता दूं कि हाँ देखो अब तुम बड़े हो गए हो, अब ना तुमको ये फॉर्मूला पढ़ना चाहिए स्पीड में, कहानी खत्म, चैप्टर स्टार्ट, प्रॉब्लम दे दिया, बड़े आसानी से हम फार्मूला ही बता देंगे उसमें क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफरेंशिएशन के डेफिनेट में फार्मूला बताऊंगा कैसे हैंडल करना है ना। उसमें अलग अलग फार्मूला होता है, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग लॉजिक होता है, वही लॉजिक फिजिक्स में यूज होता है। कोई आपको फंक्शन दे दिया, साइनसोइडल फंक्शन दे दिया, उसमें अलजेब्रा भी आ गया, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, अब उसमें भी निकालना होता है बहुत सारी चीजें। आपने बोल दिया कि भाई t = 3 पे आपको निकालना है वेलोसिटी, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, फंक्शन अलजेब्रिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज मेरा मकसद ये था कि आज पूरा 1 घंटा सिर्फ इसी को देने वाला हूँ, dy by dt। पता है क्यों, साल खत्म हो जाता है बच्चों को समझ में, पूरा साल खत्म हो जाता है, 11th खत्म हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि dy by dx है क्या, इसका फील ही नहीं। हुसैन बोल्ट का गोल्ड मेडल लेना कितना अच्छा लगता है ना, गोल्ड मेडल लिया, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कहाँ दिखती है, उसके पीछे की मेहनत जब आपको दिख जाएगी ना तो आप भी मोटिवेट हो जाओ। तो मुझे भी हुसैन बोल्ट, मुझे भी एपीजे अब्दुल कलाम बनना, मुझे भी आइंस्टाइन बनना, उसको नोबेल अवार्ड मिल गया बस इतना ही काफी नहीं, उसके पीछे की मेहनत तो देखो, उसके पीछे की स्टोरी को तो समझो। सोचो जिसने इन्वेंट किया हो, मैं तो समझा रहा हूँ इस चीज को, जो चीजें खोजी जा चुकी हैं वो मैं आप तक परोस रहा हूँ, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। मैंने इन्वेंट नहीं किया, जिसने इन्वेंट किया सोचो उसने कितना ज्यादा सोचा इसके बाद, किस डेप्थ तक गया है ना, कैसे सोचा होगा कि वो चीज इतना छोटा दे कि जिसके बारे में कोई इंसान कैसे इमेजिन कैसे कर सकता। आप तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आपको ये अभी मैं दिखा दूंगी, अच्छा बताओ इसमें कितने फैंस के कितने ब्लेड्स हैं नहीं बता पाऊँ, आपकी इमेजिनेशन से बाहर की चीज है ना। इन जनरल बता दो सर 3 4 पंखे वाले 4 ब्लेड वाले फैन आपको, मैं 6 ब्लेड लगा दूं नशा दो तो नहीं बता पाऊँ। उस चीज को लोगों ने ढूंढा, उस चीज को रिसर्चर्स ने ढूंढा। अब समझ में आया इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब सिर्फ ये मत बोलना कि सर उस पॉइंट की जो स्पीड होते है बोल के अब निकल गए, शाबाशी ले ली, हाँ ठीक बताया, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, वहां भी चेंज है, बट वो चेंज क्या है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा, करीब करीब जीरो के बराबर, इतना छोटा, पर जीरो नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि लोग उसको जीरो भी बोलते हैं। अब देखो ना इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻31 kg, कोई मास है क्या, नहीं है ना। आप तो देख भी नहीं पा रहे, आपके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एटम घूम रहा है, आप देख भी नहीं पा रहे, आपके लिए तो नेग्लिजिबल बट जीरो नहीं। तो ये वही चीज डिफरेंशिएशन, अब जितनी बार भी डेरिवेटिव आएगा बहुत बार आएगा, सिर्फ ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, जब भी डेरिवेटिव आएगा ना तो आप उस चीज को इमेजिन करना, यहाँ पर चेंज इन वाई है, चेंज इन एक्स है, यहाँ पर चेंज इन डिस्टेंस था, चेंज इन टाइम है, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, वहां भी किसी इंस्टेंट पे आपसे पूछ सकता था अभी बताओ एक्सेलरेशन, तो वहां भी 2 पॉइंट चाहिए होगा, लेकिन टाइम इंस्टेंट क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, बट दैट टाइम इंस्टेंट मस्ट बी वेरी 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 इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बुक में लिखा होता है इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल, लिखा होता है इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा, मैंने बोला इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, मतलब इतना बड़ा, मतलब इतना छोटा कि उसको अनंत से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अनंत का मतलब बहुत बड़ी चीज, बहुत छोटी भी चीज को भी अनंत बोल सकते हैं, इतना छोटा। हाँ यस, तो ये इमेजिन करना होगा। चलिए आज हम लोग रहने देते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं।